Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप 15 फैमिली को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कैटिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कल के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। कल के वीडियो लेक्चर में मैं एक टॉपिक पढ़ा रही थी, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते समय मैंने ये बोला था कि एस ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा। एक्चुअली मैं वहां पे मैं बोलना चाह रही थी कि पी जो है वो एस के कंपैरेटिवली ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है, वो दिमाग में पी चल रहा था बट वो पता नहीं मुंह से कैसे एस निकल गया 2 बार। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। ठीक है, तो जब मैं एस और पी में कंपैरिजन कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि एस ऑर्बिटल तो ज्यादा पेनिट्रेट करता नहीं है, बट वहां पे क्या होना चाहिए कि पी ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेट करता नहीं है एस के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आप प्लीज इस चीज को ठीक कर लेना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी से। सभी को पता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन जो है वो बहुत अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना। हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो वो स्ट्रेट भी चेन बना सकता है, वो स्लाइट ब्रांचिंग में भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, उसमें हैवी ब्रांचिंग भी हो सकती है। ऐसे पढ़ते आ रहे हैं ना हम बचपन से। वो साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट मतलब साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि जब सेम एलिमेंट का ही एक एटम अदर एटम के साथ जुड़े, या तो स्ट्रेट फॉर्म में या फिर साइक्लिक फॉर्म में। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। आई थिंक आप सभी इस चीज से फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो हम कार्बन का तो पढ़ नहीं रहे हैं कैटिनेशन। कार्बन तो सबसे अच्छा कैटिनेशन शो करता है जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे ऐसा हम सोच के चलते हैं कि भाई नाइट्रोजन को अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, पर नाइट्रोजन अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता। उसका रीजन क्या होता है, ये ना सवालों में भी आता है कि भाई फॉस्फोरस से ज्यादा अच्छा कैटिनेशन मतलब फॉस्फोरस क्यों अच्छा कैटिनेशन शो कर रहा है, नाइट्रोजन को करना चाहिए। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, एग्जाम्पल समझाने के लिए आप इसको देख सकते हैं, हाइड्राजोइक एसिड को। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HN3। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। NH3 क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया। जब एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है उसे क्या कहते हैं, अमोनिया। और जब सिंगल हाइड्रोजन है और 3 नाइट्रोजन होते हैं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, तो अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 या 2.2, आप कुछ भी ले सकते हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा N3-, जिसे हम बोलते हैं अजाइड आयन। अजाइड आयन को मैं ओपन करके अगर लिखूं तो देखिए नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, इस बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे इसलिए माइनस का साइन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस। तो ये है अजाइड। तो होता क्या है, नाइट्रोजन का जो साइज है वो काफी छोटा होता है। अब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, पास पास रहेंगे। नाइट्रोजन एक तो खुद ही लोन पेयर कैरी कर रहा होता है, ठीक है, और फिर साइज छोटा है तो बॉन्ड बनाते वक्त जो नेबरिंग एटम्स है वो भी पास पास होते हैं। तो साइज छोटे होने की वजह से एटम्स इतने ज्यादा पास आ जाते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इस वजह से वो मतलब बहुत ज्यादा एटम्स आपस में नहीं जुड़ सकते, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इनके नाइट्रोजन के छोटे साइज की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें रिपल्शन काफी बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं होती। 2 एटम 3 एटम बस इतने जुड़ेंगे नाइट्रोजन के, उसके बाद दम तोड़ देंगे। ठीक है, फॉस्फोरस जो है, अगर हम कैटिनेशन की बात करें ग्रुप 15 में, तो फॉस्फोरस जो है वो सबसे अच्छा कैटिनेशन शो करता है। ठीक है,
तो इसका जो साइज है वो कंपेरेबल है, मतलब कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन से बड़ा होता है। तो इतना स्पेस होता है कि हाँ भाई लोन पेयर कैरी करने के बाद भी इतना स्पेस है कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना डोमिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ग्रुप 15 में फॉस्फोरस सबसे अच्छा कैटिनेशन शो करता है। ये चेन के फॉर्म में भी कैटिनेशन शो करता है, साथ ही साथ ये साइक्लिक फॉर्म में भी कैटिनेशन काफी अच्छा शो करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है, ज्यादा मतलब ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मतलब इस चैप्टर में काफी अच्छे चीजें हैं जहां से सवाल आने के चांसेस होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कैटिनेशन जो है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रोजन जो है वो कंपैरेटिवली लेस कैटिनेशन शो करता है फॉस्फोरस के मुकाबले। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, जबकि फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से फॉस्फोरस अच्छी कैटिनेशन शो करता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी क्या होता है अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ हमारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन है तो कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरेंस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये कार्बन की अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में एक तो नाइट्रोजन और एक बिस्मथ, इन दोनों को छोड़कर बाकी के जो मेंबर्स हैं वो सारे एलोट्रॉपी प्रोसेस शो करते हैं या एलोट्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस की फॉर्म में पाया जाता है। आर्सेनिक कैसे पाया जाता है? येलो एंड ग्रे। एंटीमनी कैसे पाया जाता है? येलो, सिल्वर, ग्रे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि नाइट्रोजन में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो एलोट्रॉप नहीं बना रहा, या बिस्मथ में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एलोट्रॉप नहीं बना रहा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक तो छोटा साइज, इसका स्मॉल साइज, और अपने ही ग्रुप में इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने ग्रुप में। ठीक है, और एक क्या है इसकी एंड हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की, तो इसके जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक होता है। अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफी कम होती है, कम एनर्जी देने पे ही टूटेगा। सीसी बॉन्ड से भी कम होता है, मतलब वीक होता है। और पीपी सिंगल बॉन्ड जो है फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, उससे वीक होता है। तो अगर वीक बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। बिस्मथ की अगर हम बात करें तो बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से क्या हो रहा है, उसकी भी ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां लग गया तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाहर बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करना उनका क्या हो जाता है, कम। तो सिर्फ पी ही पार्टिसिपेट करता है, 3 बॉन्ड बनाता है बिस्मथ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसका छोटा साइज और इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये दोनों एलोट्रॉपी प्रोसेस या फिनोमिना को शो नहीं करते, ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में नहीं पाए जाते हैं। जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो कई एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पे हमारे लिए मेरे लिए भी कुछ समझाने वाली चीज आ गई है और आप लोगों के लिए भी समझने वाली चीज आ गई है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा बाकियों के कंपैरेटिवली, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको 1-2 बातें बताऊंगी कि आपको उन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो भी नोबल गैसेस हैं वो, ठीक है, और NH2 NP3।
तो अगर आप ध्यान दें तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 और P में कितने S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और P में कितने हैं 3। ठीक है, तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आप सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे भी एक आ सकता है, यहाँ पे भी एक आ सकता है। तो इसे फुल्ली फिल्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 की। तो यानी कि अगर इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कैसा चार्ज आएगा -3। ऐसा भी हो सकता है कि P में से ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और S में से भी निकाल दे। आउटर मोस्ट के मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो सारे अगर आउटर मोस्ट के निकाल रहा है S के भी और P के भी, तो 3 यहां से गए, 2 यहां से गए, यानी कि 5। तो -3 से लेके +5 दिया है ना, तो देने पर प्लस आता है। तो -3 से लेके +5 तक वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको एग्जाम्पल के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक की, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं इस टॉपिक को। पहला आएगा हमारा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और थर्ड आएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की हेडिंग डाल लीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दूंगी और फिर मैं आपको फटाफट बता दूंगी कि देखो इसमें ऐसा है। ठीक है, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि ये चैप्टर ना थ्योरेटिकल बहुत है, इसमें थ्योरी बहुत है, तो मैं आपको काम की बातें बताती चलूंगी, बाकी आप जो दूसरी चीजें हैं उन्हें इग्नोर मारते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2Np3। अब क्योंकि हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस वाले टॉपिक में फिलहाल हम गेन करने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इनमें देखिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में क्या होते हैं 3। ठीक है, अब अगर इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। मेटल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और मेटल 3+ बनाए, ये स्टेप इतना फेवरेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा लगती है। ठीक है, एनर्जी चेंज जो है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए फेवरेबल नहीं होता। अब दूसरी बात सुनिए, अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। ठीक है, तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी हो रही है, समझ रहे हैं। और हम यहां पर फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन पर। तो ऊपर के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन करना फेवरेबल कर लेते हैं, मतलब कर लेते हैं एक्सेप्ट। पर ऊपर से नीचे आते आते जैसे बिस्मथ पे की अगर मैं बात करूं तो ये हार्डली ही -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक आधा कंपाउंड होगा, इक्के दुक्के कंपाउंड होंगे जो ये शो कर देगा। जैसे नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन फिर भी भर भर के बना देगा, ठीक है, बट बिस्मथ जो है वो 1-2 कंपाउंड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी हो रही है। और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इन कंपाउंड्स की, तो यहाँ कंपाउंड्स ये आपको रटने नहीं है, मैंने बस ये बता रखा है कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन जुड़ा, कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन जुड़ा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या शो कर रहा है, बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना निकालना, Mg3N2।
मुझे नाइट्रोजन का निकालना है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या कितने हैं 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, चार्ज क्या होता है +2, इसको मानूंगी मैं 2x, और ओवरऑल बाहर कोई चार्ज है नहीं, तो 3 दूनी 6 प्लस 2x इक्वल टू 0, ये वहां चला जाएगा 6, तो हो जाएगा -6, x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है -3, यहाँ पे कैसा शो कर रहा है -3। फॉस्फोरस यहाँ पे क्या शो कर रहा है -3, यहाँ पे क्या शो कर रहा है आर्सेनिक -3, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या शो कर रहे हैं -3, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इन कंपाउंड की, NH2 क्या होता है हाइड्राजीन, ठीक है, और P2H4 क्या होता है डाइफॉस्फीन। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो -3 के अलावा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाइफॉस्फीन की, P2H4, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसे माना 2x, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 4 वहां चला गया -4, और x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो यहाँ पे कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है -2। हाइड्राजीन में भी नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, क्या है NH2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2x लिखा, हाइड्रोजन कितने हैं 4, × में +1 इक्वल टू 0, सेम वही वाली चीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की भी क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू -2, दोनों का। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी, यहाँ पे हमने ये चीज सीखी कि अगर हम बात करें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, और इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये स्टेप फेवरेबल नहीं होता है, बट फिर भी नाइट्रोजन की, जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस की बात करें, तो अब नाइट्रोजन तो देखो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, छोटा साइज है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखता है। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी होती है बजाय कि लेने की। इसीलिए जो नीचे के मेटल्स, नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे बिस्मथ थोड़ा मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो ये हार्डली ही -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक कंपाउंड जो है, जैसे कि हाइड्रोक्सिलामीन की बात करें, NH2OH की अगर बात करें, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, नाइट्रोजन को X माना, हाइड्रोजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है 1, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 इक्वल टू 0। क्या आई x की वैल्यू -1। तो नाइट्रोजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तो वेराइटी शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्या शो कर रहा है वेराइटी, -1 भी शो करता है, ठीक है, -2 भी शो करता है, -3 भी शो करता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, आपको बस जनरल बातों पे फोकस करना है। आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लीजिए, वही काफी है, ठीक है। पर वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप एक बार पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, उसके टॉपिक समझ लो, उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, उनकी आप रीडिंग लेते हुए चलो, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी सवाल आ जाए आप उसको खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कहूंगी रट्टा मत मारो, ठीक है। बस आप अगर एक एग्जाम्पल भी ध्यान रख रहे हो और ये कंसेप्ट ध्यान रख रहे हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। एक बच्चा है अनुज, आप बता भी रहे थे कि आपका एग्जाम है 3 तारीख को, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। जरूरी नहीं है, देखो ऐसा हो सकता है कि आपको स्कूल के एग्जाम में ना मिले, क्या पता बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि भाई बोर्ड में ना मिले, स्कूल के प्री बोर्ड में मिल जाए, बट यहाँ से सवाल आ सकता है। 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं।
अब देखिए, अगर हम बात करें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो पॉजिटिव का मतलब ही क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात हो रही है। जब किसी को देते हैं तब प्लस साइन आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर P में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा शो किया जाएगा? प्लस का 3। और 3 अगर P में से निकले, 2 S में से निकले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा शो होगा? प्लस का 5। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 और +5 काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अब यहां से 2 सवाल निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे आए, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम आए, तो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तो शो होता है, बट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नीचे वाले मेंबर्स शो नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि जैसे क्या है, नाना पाटेकर, असरानी सब बीमार। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे नाइट्रोजन है +3 शो कर, नाइट्रोजन की तो अभी फिलहाल बात ही मत करो, इसका तो मुझे सेकंड केस, एक्सेप्शनल केस डिस्कस करना है। जैसे फास्फोरस है +3 भी शो कर रहा है, +5 भी शो कर रहा है, ठीक है। आर्सेनिक है +3 शो कर रहा है, +5 शो कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं बिस्मथ की, तो +3 शो करेगा, +5 शो नहीं करेगा। तो सवाल ये आता है कि ऊपर से नीचे आने पर +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो सारे एलिमेंट शो कर रहे हैं, बट +5 शो करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो इसका रीजन जो है वो क्या है, मैं भी थ्योरी लिखवा दूंगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो नाम है वो दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में आएगा। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कि क्या होता है, इसमें 3D आ गया, इसमें 3D 4D आ गए, इसमें क्या आ गया, 3D 4D 4F आ गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो D और F है, D और F जो है, इनकी शेप काफी खराब होती है और पुअर शेप की वजह से ये अच्छा शील्ड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर वाली शेल में जो NS2 और NP3 ये जो हमारे ऑर्बिटल हैं, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अब ये अच्छी शील्ड नहीं बना पा रहे, न्यूक्लियस बाहर वाले S को अंदर की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पार्टिसिपेशन में S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। बाहर के जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, अब ऑब्वियसली बात है दे रहे हैं, +3 का मतलब, +5 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देना बॉन्ड के लिए, ऐसे तो देंगे नहीं फालतू में, कुछ रिएक्शन करनी होती है, बॉन्ड बनना होता है, बनाना होता है, तभी तो देते हैं। तो जब न्यूक्लियस S वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेता है तो ये बाहर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना बंद कर देता है, अब चाहे देने की बात हो चाहे बॉन्ड बनाने की बात हो। तो S वाले जो हैं, अब वो जब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना बंद कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 ही तो बचे। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो पाएगा? 3। +5 का धीरे धीरे क्या आने लग जाएगा, शो होने में कमी होने लग जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये है एक तो टॉपिक, यहां से एक सवाल आ सकता है, मैं अभी लिख भी दूंगी कि किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ सकता है। दूसरा सवाल जो यहां से फंसता है, आता है, वो आता है ये नाइट्रोजन के ऊपर। अब नाइट्रोजन जो है फर्स्ट मेंबर है, यहां से सवाल ये आ सकता है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना 4 तक ही क्यों रुक जाता है, पहले टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का सवाल ये आ सकता है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। तीसरा सवाल ये आ सकता है कि नाइट्रोजन NCl5 या फिर NF5 क्यों नहीं बनाता। तो जैसा भी सवाल आ जाए, इसका सीधा सीधा आंसर है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इसका आंसर क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। आप देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। ध्यान से सुनिए इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से सवाल आएंगे और वो सवाल कैसा भी आए आंसर एक ही है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3 2 4 3 7 ये होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है?
5 है हमारे पास 2s2 2p3। अब देखिए हो क्या रहा है, 2s2p के बाद क्या 2d एग्जिस्ट करता है? देखो 5 बॉन्ड बन कैसे रहे हैं, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस है 15 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3s2 3p3। ठीक है, s के अंदर ध्यान से सुनिए, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 3p के बाद 3d एग्जिस्ट करता है, 3p के बाद 3d एग्जिस्ट करता है। अगर इसको 3 बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर इसको 5 बॉन्ड बनाने की जरूरत है, अगर मान लो 3 PCl3 बनना चाह रहा है, तो यहीं पे आ जाएगा 3 क्लोरीन और क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, जो भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो भी होना है कर लेगा। अगर मान लीजिए PCl5 बनना है, 5 क्लोरीन आ गए, PCl5 में कितने क्लोरीन आ गए, 5 क्लोरीन आ गए, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आगे प्रमोट करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमोट कराएगा तो एक और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, एक और क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो PCl3 PCl5 एग्जिस्ट करेंगे। नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन के केस में NCl5 नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पर जो एटम्स हैं वो आ जाएंगे। अगर इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे जंप कराना पड़ेगा, पर आगे जंप कराए किसमें, आगे 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2d जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। d ऑर्बिटल तो शुरू ही 3d से होता है, 3d 4d 5d, 1d 2d एग्जिस्ट नहीं करते। कहीं आपको ये बात भी नहीं पता है कि 1d 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, 1d और 2d एग्जिस्ट नहीं करता, 3d 4d 5d एग्जिस्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप कराएं, अगर ये जंप ही नहीं हो सकता तो यानी कि 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते। क्या बनेगा, मान लो यहाँ पे कोई हमारा एलिमेंट आ गया, यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट आ गया, यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट आ गया। ठीक है, और अगर इसको चौथा बॉन्ड भी बनाना है तो ये डोनेट करेगा, और डोनेट करके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अरे देखा है ना, NH3 होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं। अगर कहीं पे डेफिशिएंट स्पीशीज आ जाती है तो डोनेट करके बनाता है ना NH4+, तो ऐसे बना सकता है। 4 बॉन्ड बना लेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, नॉर्मली 3 बना लेगा, पर 5 नहीं बना पाएगा क्योंकि आगे नहीं प्रमोट कर सकता। समझ में आया? देखिए इधर 2d क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, n की वैल्यू क्या है, आगे वाला नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल शेल, n की वैल्यू क्या है 2। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, देखो l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए, 3 होती है f के लिए। तो d के लिए l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 2। तो n और l कभी भी सेम नहीं हो सकते, l की वैल्यू हमेशा n से 1 कम होती है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे n और l दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस वजह से यहाँ पर 2d एग्जिस्ट नहीं करता। आपको इतना भी वो भी छोड़ो, तो वो तो चलो जीके हो गई। ठीक है, पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि इस पे जो d ऑर्बिटल है वो नहीं होते हैं, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट नहीं करा सकता। इसी वजह से नाइट्रोजन नॉर्मली क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नॉर्मली क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। भाई 3 तो कोवेलेंट शेयरिंग वाले हो गए, चौथा कोऑर्डिनेट वाला हो गया। तीसरी चीज, इसीलिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, घुमा फिरा के जो उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन है वो यही होगा। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज, फिर मैं इससे रिलेटेड थ्योरी भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख दी हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं। क्या कि भाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की कम होती है, जबकि +3 की बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं तो उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। कुछ किताबों में इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन ये भी लिखी होती है कि भाई जब हम p में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो s ऑर्बिटल जो है वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, जिसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं।
तो देखो सवाल ये आता है कि भाई ठीक है, एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, बट फिर भी एस में से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा? तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही होता है क्योंकि अंदर वाले डी और एफ ऑर्बिटल अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले एस पे ज्यादा लगता है और उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एस के इलेक्ट्रॉन बाहर पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं और नोबल एज अ नोबल बिहेव करने लगता है कि भाई हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहानी वही है सारी डी और एफ वाली। फिर इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि NCl5 एंड NF5। अच्छा, अब प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी रूप में सवाल आ सकता है। मुझे भी नहीं पता या आपको भी नहीं पता, आप इस चीज का खास ध्यान रखें कि यहाँ पे बात सिर्फ हो रही है नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनाने की, तो वो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने एग्जांपल लेके समझाया है कि NCl5 और NF5 डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। फिर इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, तो उसका भी आंसर यही है। इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, तो उसका भी आंसर यही है कि भाई डी ऑर्बिटल है नहीं, आगे कहाँ भेजें उसको, तो एस वाला जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा डोनेट करके, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, शेयर दोनों करते हैं, और यहाँ पे तो है ही सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे शेयरिंग होगी। तो ये 3 बॉन्ड यहाँ से बनेंगे, एक यहाँ से बनेगा, इसीलिए 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी कोवेलेंसी 4 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, 5 ये शो नहीं करता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो अलग अलग रूपों में अलग अलग फॉर्म में सवाल आ सकता है, ये आपके कुछ की पॉइंट्स की तरह काम करेंगे, तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरफ। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं जब किसी एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, मतलब कि साथ साथ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं HNO2 की, HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड, और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो HNO2 का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन को X मानेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, नाइट्रोजन को X माना, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 = 0, तो 1 प्लस में X, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया X की वैल्यू कितनी आ गई? X की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, यहां पे निकालेंगे, HNO3 में निकालेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन को 1 माना, नाइट्रोजन को X माना, ऑक्सीजन 3 है और चार्ज है -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? -6, तो X की वैल्यू क्या आ गई? +5। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना? -2, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +2। तो आप ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का +3 से +5 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और +3 से +2 में गया, कम हो गया, 3 से 2 में चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो देखो ना, इधर एक ही कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन भी हुआ है और उसका रिडक्शन भी हुआ है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स या इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आ सकती है। ठीक है, और इसका तो आप रिएक्शन एग्जाम्पल सब याद करके जाना, जो नहीं याद करने का होता है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। H3PO3 में फॉस्फोरस का निकालेंगे, हाइड्रोजन का चार्ज होता है 1, 3 हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस को X माना, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 = 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई? X की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर निकालते हैं, इसको नहीं देखना है, सोशियोमेट्री को इग्नोर मारो। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, चार्ज है +1, फॉस्फोरस को X माना,
ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 3 + x -8 = 0। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गया, +5। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा यहाँ पे भी निकालो, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा +3, तो इसका आ जाएगा -3। इसको x माना, हाइड्रोजन 3 है, +1 से मल्टीप्लाई किया तो +3 हो गया, वहां जाके क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या आ गया -3। तो +3 से +5 में जा रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। +3 से -3 में जा रहा है, कम हो रहा है, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का। तो नोट करिए इसको प्लीज। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं अदर मेंबर्स की, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का तो हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब देखो क्या है अगर हम बात करें अदर मेंबर्स की, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें क्या लगता है, इनमें लग जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाता है इनमें, स्टेबल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का तो मतलब ही यही है, क्या है कि भाई जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है उसमें से एक बढ़े और एक घटे। अगर कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गया है +3, मान लो +3 से +5 में जाने के बारे में अगर हम सोचें, है ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से s ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा उसका। तो अगर s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो +5 कैसे शो करेगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है, और इस वजह से इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, वो घटने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।